Hello everyone and welcome back to the channel Fountain Spectra Tutorials. Today we'll be studying the topic pharmacology of antihypertensive drugs. So I have divided pharmacology of antihypertensive drugs in various parts. So part 1 will be dealing with the introduction of hypertension and its related features like signs, symptoms and causes. So, blood pressure is the force exerted on the walls of artery as the heart pumps blood through the body. जैसा कि हमको पता है कि आर्टरी और वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हमारा ब्लड एक फोर्स एक्सर्ट करता है आर्टरी की वॉल्स पे, जैसे जैसे हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को बॉडी के अंदर। ब्लड प्रेशर जो बॉडी के अंदर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल प्रेशर हमेशा सेंस होता है ब्लड का टूवर्ड्स द वॉल्स ऑफ आर्टरी। बट यही प्रेशर जब हाई हो जाता है दैट बिकम्स हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जो कि होता है कब, जब कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उनके ऊपर उनको फील होता है जब वो ब्लड कैरी कर रही होती है तब। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी वो ये है कि hypertension is not a disease but a risk factor for cardiovascular mortality and morbidity. So hypertension कोई disease नहीं है, वो सिर्फ एक risk factor है जो कि disease के होने से या disease को होने के लिए हमें दिखता है body के अंदर। और according to Joint National Commission, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, ये तीन मेन अथॉरिटी बॉडीज हैं जो कि हाइपरटेंशन का डेटा रखती हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। ये उनके हिसाब से हाइपरटेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज सिस्टोल ऑफ 140 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोल ऑफ 90 mm ऑफ Hg। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन के अंदर जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो 140 mm ऑफ Hg सिस्टोल एंड 90 mm ऑफ Hg डायस्टोल होता है, और हाइपरटेंशन की कंडीशन में ये दोनों ही 140 mm और 90 mm बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन में एज पर दीज गाइडलाइंस। कॉजेज की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन के जो कॉजेज हैं उनके अंदर बहुत से तमाम कॉजेज आते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, अल्कोहल इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस, ओबेसिटी, जैसे कि और अदर डिजीज, ओवर एक्टिव रास जो कि आजकल प्राइमरी के अंदर काउंट होता है, ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन प्रॉब्लम, वैस्कुलर प्रॉब्लम, रीनल इश्यूज, ओवर द काउंटर ड्रग और मेडिकेशन, ये सब कॉजेज हैं हाइपरटेंशन के होने की। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस है मेड रिलेटेड विद नॉर्मल, आप बिल्कुल मतलब जो आपकी दिनचर्या दिन की रोज काम होता है आप उसमें से कोई भी ऑल्ट्रेशन ऐसे करेंगे तो आज का टाइम ऐसा है कि आपका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उस पर अफेक्ट आता ही आता है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या होते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेन हाइपरटेंशन दैट इज विच एनकाउंटर्स, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी वो हाइपरटेंशन का टाइप होता है जिसका कॉज हमें नहीं पता होता, दैट इज अनआइडेंटिफाइड, एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज द वन इन विच द कॉज, जो प्रॉब्लम होती है वो हमें पता होती है क्योंकि वो दूसरे डिजीज के होने से होती है। इट इज नथिंग बट जस्ट द प्री डिस्पोजिशन or exposure of blood high blood pressure due to other disease। प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर हम ओवर एक्टिविटी ऑफ रास और सिंपैथिक सिस्टम का एक्टिवेशन और ओवर एक्टिवेशन दोनों कंसिडर करते हैं। टाइमलाइन की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी उसकी फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी होती है उसके खिलाफ जो ड्रग्स हमारे मार्केट में आई और कैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का चुनाव किया गया, उनको डिस्कवरी की गई हमारी सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, ये एक छोटा सा उसका एक टाइमलाइन दिया गया है। जैसे बिफोर 1950s, 1950 से पहले हाइपरटेंशन के लिए कोई दवाई नहीं बनी थी, बट देयर वाज वेराट्रम एंड सोडियम थायोसाइनेट, but the disadvantage of both of them were that they do decrease BP। वो बीपी डिक्रीज बिल्कुल करते थे, but the both of them were toxic in nature। During 1950s, ganglionic blockers, reserpine and hydralazine were very effective drugs, but with some or other side effects. Like blockers were ineffective, reserpine had an effect of mental depression, and hydralazine had marked side effects.
Then in 1961, the drug which came into the market was guanethidine. In 1960 to 17, the drugs were methyl-dopa, beta blockers, and thiazide, high-sealing diuretics, and clonidine just before the market. And then in 1917, prazosin was the main drug. Prazosin, as you know, that it is a drug for sympathetic system. In 1980s and 90s, ACE inhibitors, that is angiotensin converting enzymes, and calcium channel blockers were the main drugs. In 1990s, in the era of 1990s, ARB took the market, angiotensin receptor blockers. And then in late 20s, that is till today, renin inhibitors, direct renin inhibitors, that is एलिस्किरेन, इसने मार्केट ले ली है. बट अभी तक इसकी एफिकेसी विद रिस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर, इनके बिना इनकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा अभी तक प्रूव नहीं हुई है. हालांकि अगर इनको इनके साथ दिया जाता है तो दे वी अचीव सिनर्जिस्टिक रिस्पॉन्स इन नेचर.